बॉलीवुड में द कश्मीर फाइल फिल्म एक किदंती से बनती जा रही है। कश्मीर फाइल की सफलता बड़े बड़ों को आश्चर्यचकित कर रही है। कश्मीर फाइल के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री कई मंचों पर अपनी फिल्म के बारे में बताते हुए कश्मीरी पंडितों के दर्द को भी बयान कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ चित्र भारती के मंच पर हुआ, जहां बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के सामने विवेक अग्निहोत्री ने बॉलीवुड की कई दुखती नसों पर हाथ रख दिया और उन्होंने बताया कि बॉलीवुड ने अभी तक सिर्फ सपने दिखाए हैं, सच्चाई नहीं बताई। कश्मीर फाइल में हमने उसी सच्चाई को बताने का प्रयास किया है, इसीलिए बॉलीवुड के कई लोग उनसे खफा हैं। मुझे सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि 70 साल में हमने टोपीबाजी सिखाई है, एंटरप्राइज नहीं सिखाया। चाहे वो रोजा हो, चाहे वो फना हो, चाहे वो फिजा हो, चाहे वो मिशन कश्मीर हो, चाहे वो हैदर हो, ये सारी की सारी फिल्में 1990 के ही दशक में बनी हुई हैं, पर इन फिल्मों में कश्मीरी हिंदुओं का जिक्र तक नहीं है, जैसे वो हुआ ही नहीं। टेररिस्ट कोई भी सताने से नहीं बनता है। जितने टेररिस्ट मारे गए हैं उनमें से कोई भी सताया नहीं गया था। यासीन मलिक को किसी ने नहीं सताया, हफीज सईद को किसी ने नहीं सताया, बुरहान वानी को किसी ने नहीं सताया, अफजल गुरु को किसी ने नहीं सताया, और मुझसे ज्यादा कश्मीर पे किसी के पास रिसर्च भी नहीं है। मेरे सीनियर श्री अक्षय कुमार जी, अगर आप भारत को समझना चाहते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप भारत का जो सोशो पॉलिटिकल एवोल्यूशन है आजादी के बाद का, अगर उसको समझना चाहते हैं तो उसका एक बड़ा आसान तरीका है, भारतीय फिल्मों के विलन को आप अध्ययन करें। आप अगर भारतीय फिल्मों के विलन को अगर स्टडी करेंगे तो आपको भारत एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा, कोई हिस्ट्री क्लास में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर आजादी से पकड़ें, आजादी के वक्त की फिल्मों में विलन हुआ करते थे अंग्रेज लोग, और उनसे लड़ाई लड़ने वाला जो होता था वो एक बड़ा सामान्य गांव का एक टीचर का बेटा, एक बहुत मामूली आम आदमी हुआ करता था। वो लड़का निकलता था और वो कहता था, नहीं मैं इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, आजादी के लिए अपनी जान देने को तैयार हूं। और वो एक भगत सिंह जैसा, चंद्रशेखर आजाद जैसा, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसा एक बड़ा मामूली आम हिंदुस्तानी का आदमी हुआ करता था। फिर आजादी मिली, जमींदारों ने जो है नए भारत, आजाद भारत के ऊपर अपना जो है पावर जिसको कहते हैं वो स्टैब्लिश किया। तो आज जो आजादी के बाद की फिल्में जो है तुरंत 47-50 के दशक की, उसका जो विलन था वो जमींदार हुआ करता था, और उस जमींदार से लड़ाई लड़ने वाला एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा हुआ करता था, खासतौर पे किसान का बेटा। आप देखिए दिलीप कुमार की फिल्में देखिए उस वक्त की, तो वो जमींदारी के खिलाफ लड़ाई लड़ता था। और भारत की जो चेतना थी सही और गलत के बीच शोषण से लड़ाई लड़ने की, वो चेतना एक जो है उसको जगाती थी वो फिल्म, वो जो नायक था उसको जगाता था, और भारत की जो आम जनता थी उनको एक स्टोरी टेलिंग में रिप्रेजेंटेशन मिलता था। उसके बाद का दशक देखिए आप, जब जमींदार लोगों को, जब जमींदार के खिलाफ जब खड़े हुए, उस नक्सल मूवमेंट सारा चालू हुआ था, तो यही जमींदार जो है अब गांव छोड़ के शहर आ गया, और शहर आके वो मिल ओनर बन गया, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, मिल ओनर। और अगर आप उस दशक की फिल्में देखें, ये 60 और मिड 70s, अर्ली 70s तक की, तो ये मिल ओनर के खिलाफ जो है एक लड़ाई लड़ता था एक मामूली आम मिडिल क्लास हिंदी बोलने वाला, तेलुगु बोलने वाला, बंगाली बोलने वाला लड़का खड़ा होता था, उसके खिलाफ आवाज उठाता था और उसको आखिर में परास्त करता था। फिर धीरे धीरे फिल्में आई जिनमें पॉलिटिशियंस और पुलिस ऑफिसर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट का नेक्सस बनने लगा, और ये सत्य भी है। 80 के दशक की आप अगर पॉलिटिकल न्यूज सारी देखें तो वो उसी नेक्सस के ऊपर सारी बेस्ड है। वही वक्त है जब बोफोर्स और ये सब निकला, एक कॉर्पोरेट लॉबी पॉलिटिक्स और इनने किया। लेकिन आप अगर देखें उसके बाद लिबरलाइजेशन जब आया 1990 मिड 90s के बाद, जरा इस पर गौर दीजिएगा, सडनली हमारे एस्पिरेशंस चेंज हुए, एक नया युग आया, और खास तौर पे 2000 के आसपास देखिए भारतीय फिल्मों से विलन ही गायब हो गया। विलन अब लड़की का बाप हो गया। विलन तो गायब ही हुआ, पर साथ में कॉमन मैन भी गायब हो गया। पिछले 20 सालों में ना तो आपको भारत के न्यूज़पेपर्स में कॉमन मैन की कहानी सुनने क्या पढ़ने को मिलेगी, ना आपको इंडियन टेलीविजन शोज में कहीं कॉमन आदमी मिलेगा, ना आपको भारत की फिल्मों में या मेन जो डिस्कोर्स है इस कंट्री का उसमें कहीं भी कॉमन आदमी मिलेगा। और जो कॉमन आदमी मिलेगा वो एक बंबई की विचारधारा में पनपा हुआ कॉमन आदमी होगा। वो कॉमन आदमी की एक इमेजिनेशन होगी कि शायद कॉमन आदमी ऐसा होता होगा। हमने यूथ, भारत के यूथ को फिल्मों के माध्यम से ऐसा कैरिकेचर बना दिया, मैंने वैसा यूथ कहीं नहीं देखा जो भारतीय फिल्मों में दिखाया जाता है। आपने देखा है कहीं ऐसा यूथ ऐसा होता है जो यहां बैठा हुआ है। भारत का कौन सा ऐसा यूथ है
जो सड़कों पे बास्केटबॉल खेलता रहता है और फ्रीली, आई मीन वो एक कल्पना है। वो क्या है, जिन लोगों ने भारत की मिट्टी में कदम नहीं रखा है, भारत की जो सोच है उसमें जो नहीं घुसे हैं, जिन्होंने गंगा में डुबकियां नहीं लगाई है, वो जानते ही नहीं है कि भारत की यूथ की समस्या है क्या। और जब आप कॉमन आदमी की लाइफ के कॉमन एस्पिरेशंस और इश्यूज को समझते ही नहीं है, तो फिर जो भी बनेगा वो झूठ मूठ का। इसीलिए देखिए भारत की जो पिछले 20 साल की फिल्म है वो मूलतः मैं ये नहीं कह रहा हूं सारी, मोस्टली एनआरआई ऑडियंस को एड्रेस करती हैं और भारत को नहीं करती हैं। ऐसा तो विश्व में कहीं नहीं होता। तो जब कश्मीर फाइल्स को लेकर सब कहने लगे ये अचानक कैसे हो गया, ये अद्भुत बात कैसे हो गई, तो मैं पता है टाइम की कमी है पर मैं इसलिए बताना चाहता हूं ये कोई चमत्कार नहीं है। मैंने जब बुद्धा ना ट्रैफिक जैम बनाई तब सब कहते थे ऐसा कहां होता है। आप देखिए आज वो घर घर के स्टूडेंट की कहानी है। जब हमने ताशकंद फाइल्स बनाई तो सबने कहा इस तरह की बर्बोस फिल्म चल नहीं सकती। इसको लाल बहादुर शास्त्री में इंटरेस्ट है 4 फुट के आदमी में। अरे गुलाब लगाओ, टोपी पहनो, तब तो कोई तुम्हें देखे, खूबसूरत तो लगो कम से कम। तो कश्मीर में जब मैं फिल्म बना रहा था तो लोगों ने कहा पागल हो गए हो क्या, मरोगे। पर मुझे स्वीकार था, वो मरना स्वीकार था। आज जब मैं यहां पे खड़ा हूं तो इतने फतवे मेरे नाम पे इशू हैं। पैसे में डूबना, पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है। मुझे सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि 70 साल में हमने टोपीबाजी सिखाई है, एंटरप्राइज नहीं सिखाया। कि क्या यह संभव है कि हम भारत की जो समस्याएं हैं जो पिछले 50 साल से चल रही हैं, इसलिए कि सब लोग उन पे बात करने से डरते हैं। हमने ऐसा नहीं है कश्मीर पे फिल्में नहीं बनाई हैं। कश्मीर पे भारत के सबसे ताकतवर, सबसे बड़े, सबसे रईस, सबसे बड़े इंफ्लुएंशियल स्टार्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स ने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। चाहे वो रोजा हो, चाहे वो फना हो, चाहे वो फिजा हो, चाहे वो मिशन कश्मीर हो, चाहे वो हैदर हो। ये सारी की सारी फिल्में 1990 के ही दशक में बनी हुई हैं, उसी टाइम फ्रेम में बनी हुई हैं। पर इन फिल्मों में कश्मीरी हिंदुओं का जिक्र तक नहीं है, जैसे वो हुआ ही नहीं। दूसरी विडंबना देखिए, ये सारी फिल्में टेररिस्ट लोगों को जस्टिफाई करती हैं कि उस बेचारे पे ये जुल्म हुआ, उस पर जुल्म हुआ, इसलिए उसने बंदूक उठा ली। दलितों पे इतना जुल्म होता है वो क्यों नहीं बंदूक उठाते? गरीब व्यक्ति पे इतना जुल्म होता है वो क्यों नहीं बंदूक उठाता? लेकिन किसी ने सवाल को एड्रेस नहीं किया। भारत का हर व्यक्ति यह सवाल पूछना चाहता था। और ये फिल्में ऐसा भी नहीं है कोई प्रमाणित फिल्में थी। किसी राइटर या डायरेक्टर ने जाके अपने जीवन के कुछ महीने आतंकवादियों के घर में उनके साथ बिताए होते और 50-60 लोगों की मानसिकता समझी होती और तब कहते हाँ तो मैं मानने को तैयार था। हमने डाकुओं को ग्लोरीफाई किया, घोड़ों पे बैठा बैठा के उनको हीरो बनाया। हमने नक्सल लोगों को ग्लोरीफाई किया, हमने स्मगलर्स को ग्लोरीफाई किया, हमने टेररिस्ट लोगों को ग्लोरीफाई किया। और ये एक बहुत इट्स अ सैड कमेंट्री। हमने अपने युवाओं को शॉर्टकट फिल्मों के जरिए भी सिखाया और हमने उनको झूठ बोला, ये गलत है। टेररिस्ट कोई भी सताने से नहीं बनता है। जितने टेररिस्ट मारे गए हैं उनमें से कोई भी सताया नहीं गया था। यासीन मलिक को किसी ने नहीं सताया, हफीज सईद को किसी ने नहीं सताया, बुरहान वानी को किसी ने नहीं सताया, अफजल गुरु को किसी ने नहीं सताया और मुझसे ज्यादा कश्मीर पे किसी के पास रिसर्च भी नहीं है। हम वेब सीरीज बनाते हैं, उसमें हम टेररिस्ट को जस्टिफाई करते हैं। अरे भाई एक जेनोसाइड हुआ जो पूरी तरह से 100% हिंदू धरती थी, वहां पे आज एक भी हिंदू नहीं है और उस पर अगर मैं फिल्म बना रहा हूं तो मेरे नाम पे फतवे, मेरे लिए वाइज सिक्योरिटी, वाइज वॉट एवर कैटेगरी सिक्योरिटी। और सब लोग अभी भी मेरा गला घोटने के लिए तैयार हैं इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के बाहर, इधर उधर पॉलिटिक्स में, सिर्फ इसलिए ये झूठ जिस पे 32 साल से धंधा किया गया आज वो मैंने एक्सपोज करने की हिम्मत दिखाई।